नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एसडीआरएफ की मदद से निकाला गया 2 दिन पूर्व डूबे युवक का शव। नगर निगम ने मास्क न लगाने वालों पर की कार्रवाई। धरने पर बैठे लोगों ने किया चक्का जाम। और रीवा जोन आईजी की उमेश जोगा ने संभाली कमाल। चंचल शेखर से रीवा 24 न्यूज़ ने की चर्चा। खबरें विस्तार से। एसडीआरएफ रीवा एवं जबलपुर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नहर से युवक का शव बरामद किया। विगत 2 दिन पूर्व बिचिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा नहर के यत्नेश सिंह पिता दुर्गेश सिंह की डूबने की खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही थी। साथ ही सुबह जबलपुर से टीम भी बुलवाई गई, जिन्होंने 6 बजे शव सर्चिंग का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 8:15 पर शव को सर्च कर बरामद कर लिया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु एसडीआरएफ टीम ने शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। परिजन एवं सीएसपी से रीवा 24 न्यूज़ ने उक्त मामले को लेकर बात। घर से गया खाना वाना खा के और जाके वहाँ पर बाइक रखी ढाबे पे और जाके नहर किनारे गया। अब क्या हुआ उसके बाद तो मालूम नहीं है। 18 तारीख को हुआ और 21 तारीख को सुबह 8 बजे डेड बॉडी मिली उसकी। आप कोई शंका कोई नहीं ऐसा कुछ घरेलू विवाद नहीं सवाल ही नहीं उठता। वो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता। अच्छा उसकी तो बाइक लेने जा रहे थे हम लोग, उसी के इंतजार कर रहे थे तब। इनकी उम्र कितनी होगी? 22 साल। कहाँ के निवासी हैं? ये 84 नर्सिंग होम हुआ है। आपको सबको जानकारी है कि श्री एस सिंह पिता श्री दुर्गेश सिंह ये पीटीएस चौराहे के पास रहते हैं और ये 18 तारीख को दोपहर में लगभग 12 बजे घर से अचानक गायब हो गए थे। और इनकी मोटरसाइकिल जो है सिलपरा गांव में पाई गई थी, क्योंकि शिलपरा गांव के पास से बड़ी नहर निकलती है बाणसागर से जो आती है और वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये संदेह किया गया कि हो सकता है इन्होंने नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली हो। दूसरा, हमने जो है जो लड़का गुमा था यश सिंह, उसका कंप्यूटर चेक करवाया था और उसमें पाया गया था कि ये लड़का जो है आत्महत्या के बारे में सर्च कर रहा था और ख़ास तौर से ड्राउनिंग पे जो है उसने काफ़ी सर्च किया था, ड्राउनिंग को लेकर के। तो इस संदेह पर कि हो सकता है कि इसने शिलपरा नहर में कूद के आत्महत्या कर ली, हमने जो है एसडीआरएफ की टीम जबलपुर से मंगवाई, गोताखोर बुलवाए और शिलपरा नहर की सर्चिंग जो है जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी उसके पास से लेकर के और जो टरबाइन शिलपरा में है जो पावर हाउस बना हुआ है वहाँ तक करवाई। मृतक का शव आज जो है टरबाइन के पास जो टरबाइन का इंटेक होता है वहाँ पे फंसा हुआ मिला है। शव को निकाला गया है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद जो भी जैसी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई आगे की जाएगी। ऐसी जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई है कि उसका मृतक का होंठ जो है ऊपर का होंठ कटा हुआ था और इसके कारण वो हीन भावना का शिकार रहता था। तो अभी तक ये संभावना है कि हो सकता है इसी कारण उसने आत्महत्या की हो, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से आपको बता सकेंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम आयुक्त द्वारा मास्क का इस्तेमाल न करने वालों एवं थूकने वालों पर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। रीवा शहर में कोविड-19 के पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, फिर भी शहरवासी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 1000 व मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना किए जाने हेतु आदेशित किया है। आज नगर निगम अमले द्वारा सिरमौर चौराहे पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 रुपये का राजस्व वसूला गया। उक्त जानकारी नगर निगम रीवा में पदस्थ राजेश चतुर्वेदी ने दी। आज ये सिरमौर चौराहे में जांच लगाई गई थी मास्क के लिए, कितनी कार्रवाई हुई? ये नगर निगम आयुक्त के आदेशानुसार 8 दल गठित है और जिसमें एक सिरमौर चौराहा भी है और आज की कार्रवाई में 1500 रुपये चलानी कार्रवाई की गई है। मतलब पर व्यक्ति कितनी जो मास्क नहीं लगाता उनको कितने का मिनिमम 100 रुपये का जुर्माना है, मास्क न लगाने 100 रुपये जुर्माना है और थूकने का 1000 जुर्माना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल थूक रहा है उसका 1000 रुपये जुर्माना है। सभी तो ये आरोप लगा रहे थे कि उन लोगों से अगर पैसा नहीं होता है तो 50 रुपये लेकर बिना रसीद उनको छोड़ा जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि जैसे मान लीजिए कोई 2 आदमी इकट्ठा हो गए और करीब लोग मिल गए तो 2 आदमी 50 दे के एक रसीद कटा के दोनों आदमी अपना नाम दिखा के चल जाते हैं। नहीं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि रसीद न लेने पर 50 रुपये, रसीद देने पर 100 रुपये। नहीं, ऐसा तो अभी हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, अब आने के बारे में आगे नहीं है। क्या है वो न्यूज़ चैनलों में वाइड वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई आपके साथ वाले कर्मचारी या कोई करता? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा
मास्क का कितना हुआ? ऑल इंडिया महापद नंद कम्युनिटी के तत्वाधान में सेन समाज द्वारा पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट के सामने जाम लगा दिया, जो 3 घंटे बाद नगर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद खुला। 14 सितंबर से सेन समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया महापद नंद कम्युनिटी के तत्वाधान में चल रहा है। आज भूख हड़ताल के 7वें दिन कार्यवाही न होने से प्रदर्शनकारी आक्रोशित होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने NH7 में जाम लगा दिए। लगभग 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिसे अंततः CSP शिवेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद खोला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मनगमा के गांव अटारी निवासी मोहित सेन व जयप्रकाश का शव निर्माणाधीन नहर में मिला था, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और हत्यारों की धरपकड़ व मुकदमा कायमी हेतु लगातार गुहार लगाई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि PM रिपोर्ट में हत्या जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बस मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने रीवा 24 न्यूज को बताया। मजबूरन हम लोग लगातार प्रशासन उदासीनता की वजह से आज 8वां दिन लगातार है, किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की। आज हम लोग ओबीसी कई समाजी रोड जाम किया। ये उनकी पीड़ा है, एक पीड़ा है। लाइन चलाइएगा, यूट्यूब आज ये कहने की न्याय नहीं मिलेगा। जब से शुरुआत सरकार आई है ओबीसी को लगातार अत्याचार बढ़ जा रहा है। ये इसका आनंद नहीं है जो सरकार निकम्मी उस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। आज देख लीजिए जिस तरह आक्रोश, एक माँ का आक्रोश देख रहे हैं, लड़की की हत्या हुई है। कुछ नहीं, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया और ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बचा रही है। आज हम लोग भोजपुर में सड़कों में उतर आए हैं, लेकिन ये न्याय लगता है। हत्या करके निर्माणाधीन नहर में अटारी में फेंका गया था इनको रक्षाबंधन के दिन तकरीबन 7 से 8 के बीच में। ये लोग ग्राम अमवा से काटी गांव चाची को छोड़ने गए थे और वहां से छोड़ के वापस आ रहे थे। 7 बजे काटी गांव से निकले थे और रघुराजगढ़ तक चाय की दुकान में 7:10 तक लोकेशन मिल रहा है कि वहाँ तक ये चाय पिए हैं और वहाँ से रवाना हुए घर के लिए। इनका वहीं से लड़कों ने पीछा किए और सतगढ़ के बगीचे में इनका दोनों को हत्या किया गया है, जो कि सतगढ़ बगीचे से लेके जहाँ इनकी डेड बॉडी फेंकी गई थी, सतगढ़ बगीचे से लेके जहाँ बॉडी इनकी निर्माणाधीन नहर में फेंकी गई थी 1 किलोमीटर तक, वहाँ तक पूरा सतगढ़ बगीचे से लेके खून का कतार पूरा मिल रहा है, निशान मिल रहा है। और मेरे भाई की कलाई की राखी, जो कि हम सब भाई एक शरीके राखी में मेरी बहन ने बांधी थी, उस सतगढ़ के बगीचे से प्राप्त हुई है। और टूटा हुआ गाड़ी का बाइजर उस सतगढ़ के बगीचे से प्राप्त हुई है। और दूसरी चीज़, जहाँ निर्माणाधीन नहर है वो 7 फीट का फ्लाईओवर खड़ा हुआ है और कोई ना आजू बाजू ना तो राड निकले हुए हैं कि जो मोहित के चोट दिख रहे निशान की, इनको गोली मारी गई है कि हथौड़ी छीनी से जिससे भी तोड़ा गया हो, और चोटें दिख रही तो ऐसा संभव नहीं है। और जो 7 फीट के ऊपर 3-3 फुट के राड निकले हुए हैं। पहली बात 7 फुट तक कोई जाएगा नहीं कोई आदमी, और जाएगा भी तो उसमें अटक जाएगा या फिर गिरे पर शंका है आपको? जी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सर, जाएगा नहीं वहाँ तक। शंका किसके ऊपर है जी आपको? बिल्कुल आपको शंका ही बता। शंका मेरे पड़ोसी हैं शिवम तिवारी है, जो कि होली से विवाद चल रहा था मेरा। होली से विवाद से उनकी मां ने तीसरे दिन, होली के 3 दिन पूर्व भी बोली थी कि होली का त्यौहार नहीं होने दूंगा। उनके अलावा वो किए करवाए मैं तो देखिए देखा नहीं हूँ, पर ये परफेक्ट है कि उन्हीं का हाथ है, वही किए हैं या करवाए। पुलिस ने जांच की थी इस मामले में? पुलिस ने कोई जांच नहीं की है। तो हम लोग नामजद मनियमा में कथन दिए हैं, नामजद जिसके ऊपर शंका था नामजद कथन दिए हैं। उसके बाद भी उनको एक पुलिस प्रशासन का रूल होता है कि उसके नाम अज्ञात में FIR दर्ज करके पूछताछ करे ताकि खुलासा हो सके। आज तक ना तो FIR दर्ज हुई और न तो कुछ हुई। अभी तक पुलिस प्रशासन ये बोलती थी
गुमराह किया जाता था कि नहर में डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। जब हम लोग हकीकत पोस्टमार्टम का पता किए वकीलों के माध्यम से, डॉक्टरों के, तो उन्होंने फेफड़ों में पानी बिल्कुल ऑल आउट बताया हुआ है कि अगर नहर में कोई डूबेगा तो पानी पाया जाएगा। 2 लीटर ब्लड पाया गया है इनके, और अभी ये एक्सीडेंटल में साबित कर रहे हैं, जो कि एक्सीडेंटल में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 5 चोटें, गंभीर चोटें पाई गई है। एक्सीडेंटल में इनके वहाँ चोटें नहीं पाई जाती है। साक्ष्य में ये पोस्टमार्टम कह रहा है। और इनकी बॉडियों के ऊपर जो बाइक खड़ी थी नहर में, डेथ बॉडी के ऊपर स्टैंड में खड़ी थी। बताइए, कोई मरेगा तो स्टैंड में नहीं खड़ा कर सकता है अपने ऊपर, और ना तो कोई ऐसा मोटरसाइकिल खींचने के ना वहाँ निशान है, न कुछ निशान है। और पुलिस ना तो जांच कर रही है, गाड़ी का पेट्रोल आप था, चाबी नहीं थी। आप बताइए ये पुलिस प्रशासन ने क्या करना है? सर, आज ये चक्का जाम किया गया था, क्या पूरा मामला क्या है? जैसा कि मालूम है कि पिछली 3 तारीख को अगस्त महीने में ये थाना मनोवा के अंतर्गत मनोवा गाँव है, वहाँ एक निर्माणाधीन पुल के नीचे 2 नवयुवकों की लाश पाई गई थी। एक का नाम श्री मोहित सेन और दूसरे का नाम जयप्रकाश सेन बताया गया था। उसमें लगातार मृतक के परिजनों द्वारा और उनके समाज के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो है हत्या का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हत्या का सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस द्वारा अभी तक कोई इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। आज बाबूलाल सेन और उनके साथ के लोगों द्वारा चक्का जाम कलेक्ट्रेट के सामने किया गया था, और 2 चक्का जाम करने वाले जो जनप्रतिनिधि थे उनसे और परिवार के सदस्यों से चर्चा मेरे द्वारा की गई है। और मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ की रिपोर्ट जो है सपोर्ट नहीं कर रही है हत्या का मामला, इसलिए हम लोग हत्या का अपराध दर्ज नहीं कर रहे हैं। और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम जो पूरे मध्य प्रदेश में मेडिको लीगल केस देखने के बारे में जो सबसे बड़ी संस्था है हमारी गांधी मेडिकल कॉलेज हो रहा है, और वहाँ का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो काफ़ी जो है प्रतिष्ठा प्राप्त है, और पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपका प्रकरण जो है गांधी मेडिकल कॉलेज भेजेंगे, और कल तक संभवतः उस प्रकरण को भेज देंगे विशेष विभाग से, और 1 सप्ताह के अंदर उनसे परामर्श प्राप्त करेंगे, और उनके परामर्श के आधार पर जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई नहीं। पूछताछ तो देखिए सभी से हुई है, लेकिन जब तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम उसको अपराध उसकी हत्या नहीं मानेंगे। तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज के जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखेंगे, पंचनामा भी देखेंगे, जो भी परिस्थिति साक्ष्य हमने संग्रहित की है पूरी साक्ष्य उनको जानकारी दी जाएगी, और उसके विश्लेषण के उपरांत जो राय देंगे वो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रारंभिक मौत का कारण क्या माना गया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चूँकि मनोरमा प्रकरण मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही मुझे मालूम है कि वो हत्या की पुष्टि। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जोन आईजी चंचल शेखर का कार्यकाल समाप्त, उमेश युगा ने संभाली पुलिस महानिरीक्षक की कमान। लगभग 20 माह तक रीवा जोन आईजी के रूप में चंचल शेखर ने कमान संभाली। अब पुलिस महानिरीक्षक की कमान उमेश युगा ने संभाली है, जिन्होंने अपनी आमद दे दी है। 20 माह के कार्यकाल को लेकर रीवा 24 न्यूज ने चंचल शेखर से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, रीवा जोन में रीवा विंध्य क्षेत्र में मेरी ये पहली पदस्थापना थी। मैं इससे पूर्व कभी विंध्य क्षेत्र में पदस्थ नहीं रहा, लेकिन मुझे पहले ही दिन से
कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान जगह पे हूँ। यहाँ का जो रहन सहन है, जो बोलचाल है और जो यहाँ की सामाजिक संस्कृति वगैरह है, वो हमारे गृह राज्य से काफ़ी मिलता जुलता है। और इसके अतिरिक्त मुझे यहाँ के लोग बहुत ही सजग, सतर्क, बुद्धिजीवी और कानून के रास्ते चल करके अपना काम कराने में विश्वास करते हैं। आवेदन देना, आवेदन पे कार्रवाई होना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में परस्यू करना, इन पे ये विश्वास करते हैं। और यह मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि लोग एग्रेसिव ना हो, आर्म्स ना उठाएं और वायलेंट ना हो जाएं छोटी छोटी बातों पे। ये एक मुझे यहाँ की विशेषता लगी जिसको मैं हर समय यहाँ के ऐसे कई इस तरह के घटनाक्रम हैं जो मेरे जहन में हर समय रहेगा। एक तो मैं कहूँ कि रीवा जिले से संबंधित घटनाक्रम की जो कोरोना काल का जो समय था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। और जहाँ मैं देखता हूँ कि रीवा में ट्रैफिक का पालन करवाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर एक सिपाही एक चौराहे पे है तो कोई व्यक्ति वहाँ से 10 बार गुजरता है तो 10 बार उसको टोकना पड़ेगा कि भाई साहब आप इधर से नहीं उधर से जाइए, ये नो एंट्री है, इधर से नहीं उधर से जाइए। अगर 10 बार क्या 100 बार है, उसी दिन में अगर वो 10 बार आता है तो 10 बार उसको ना टोकेंगे तो वो घुस जाएगा अंदर। कहने का मतलब ये है कि लोग जो कंप्लायंस का लेवल है, जो पालन की जो एक स्तर है, शासकीय नियमों का पालन का स्तर थोड़ा कम है। तो इन चीज़ों को पालन करवाने के लिए, लॉकडाउन जैसे चीज़ों को पालन करवाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी होती पुलिस को। लेकिन जनता के सहयोग से मैंने देखा कि बिल्कुल लोग यहाँ जैसे जागरूक अपने राइट्स के बारे में है तो अपने जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, दूसरों के जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं। लोगों ने बहुत सहयोग किया और एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का स्ट्रीट पे रहा, कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ। इस कारण से यहाँ कोरोना फैलने में वक्त लगा। आप देखिए अगस्त के महीने तक आने तक 10 से ज़्यादा केस किसी दिन नहीं आए। अगर मैं अपने कार्यकाल के उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या जो जोन के अंतर्गत थी वो सतना और रीवा जिले के जो पठार क्षेत्र है उसमें डकैती समस्या थी, जिसमें कि हर महीने 2 महीने में एक अपहरण की घटना या गोली चालन की घटना ऐसी होती रहती थी। और ऐसी ही 1-2 घटना मेरे समक्ष हुई जब मैं ज्वाइन किया था। तो चित्रकूट में 2 जुर्मा बालकों का अपहरण हुआ था, बाद में हत्या भी हुई थी। तो ये एक निरंतर एक समस्या बनी रहती थी और दोनों जिले के एसपी तो कम, परंतु जो जोन के आईजी थे यह उनका काम था कि डकैती से क्षेत्र को मुक्त कराना। मुझे आपको यह बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले साल सितंबर में जब एक दुर्दांत गिरोह लवलेश कोल और बबली कोल जो लिस्टेड गैंग था, इसने एक ब्राह्मण व्यक्ति की कारीगोही गांव से हरसेर से पकड़ कर ली थी। और उस पकड़ को छूटने के 2 दिनों बाद उसका इनकाउंटर हुआ था पुलिस द्वारा। और उसके बाद आज तक उसके सारे गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। और पिछले सितंबर 15 की बात है, आज हम सितंबर 21 को बैठे हुए हैं। उस दौरान एक भी कोई डकैती से समस्या, जंगल के में कोई किसी प्रकार की मूवमेंट की समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में ये ताबूत जो डकैती समस्या का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील का काम करेगा। और इसके बाद बिल्कुल ही क्षेत्र शांत हो गया है और अब वहाँ पे लोग भयमुक्त तरीके से भ्रमण करने लगे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, तेंदुपत्ता की तुराई समय पे हो रही है, कोई वसूली उनसे नहीं हो रही है और लोग जो है अमन चैन से रात में सो जाएंगे। दूसरी उपलब्धि, रीवा में 1-2 संगठित गिरोह थे जो गांजा तस्करी को लेकर के सक्रिय थे। तो बड़े बड़े यहाँ पे सीजर्स हुए हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की जानकारी के ऊपर काम करते हुए बड़े बड़े कंसाइनमेंट 18 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसे के पकड़ाए हैं। कम से कम 12-14 इस तरह के कंसाइनमेंट पकड़ाए हैं जो उड़ीसा से लाते थे। और अभी अगस्त के महीने में
सतना जिले में जो इस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा सरगना था शराब और गांजा दोनों में, अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा, उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। 2 करोड़ 22 लाख रुपया कैश मिला। उसके 22 अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए। कई संपत्ति अटैच हुई, उसका मकान तोड़ा गया और उससे एक बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र में जो मादक पदार्थ की बिक्री और उसका संचालन में रोक लगेगा। तीसरी उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि आप भी इसी क्षेत्र के हैं कि सिंध जो सोन नदी से, सीधी जिले के सोन नदी 150 किलोमीटर बहती है, जिसके किनारे 112 गांव हैं और 55 घाट हैं जहां से अवैध रेत का उत्खनन हुआ करता था। ऑल्दो वो 1985 में सोन घड़ियाल सेंचुरी के नाम पे वो अभ्यारण्य के रूप में दर्ज हो गया था और उससे सोन का रेत हर समय कई प्रयास किए गए पूर्व में, लेकिन वो रुक नहीं पाया था। हमने प्रशासन को साथ लेकर के आरटीओ, माइनिंग, सभी विभाग को, पुलिस, रेवेन्यू, सबको साथ लेकर के इसमें एक मुहिम चलाई और जो आज तक 30 मई को एक मीटिंग मैंने किया था और पूर्व कमिश्नर अशोक भार्गव साहब ने किया था सीधी के चुरहट में, और आज तक वो रेत पे उत्खनन जो अवैध हो रहा था उस पर रोक लगी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम जो है आगे भी जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त मैं कहूँ तो रीवा जिला इटसेल्फ एक बहुत ही वोलेटाइल जगह है। छोटी छोटी बातों पे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हुआ करते थे। पूर्व में रॉकी हत्याकांड, फिर दर्जनों गाड़ी जलाना, पुलिस पे ये होना, अभी भी 4-5 उसके FIR पेंडिंग है। तो मेरे विगत 21 महीने पौने 2 साल के कार्यकाल में मैंने इस तरह का कोई ऐसा वर्किंग रखा, अपने SPs को इस तरह से ट्यून रखा कि कोई बड़े लॉ एंड ऑर्डर समस्या में ये तब्दील ना हो पाए छोटी छोटी घटना। अगर जनता FIR करा करके संतुष्ट हो जाती है तो तत्काल उसको FIR दीजिए। अल्प अवधि के लिए बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सप्ताह भर पूर्व झमाझम बारिश हुई थी, उसके बाद से पानी और मेघ दोनों गायब हो गए थे। एक तरफ उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल था, वहीं किसान भी चिंतित थे। हालांकि ऊपर वाले ने किसानों की तो नहीं सुनी, पर हल्की बारिश करते हुए जनजीवन को राहत पहुंचाई है। लगभग 50% गर्मी कम हुई है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। SDRF की मदद से निकाला गया 2 दिन पूर्व डूबे युवक का शव। नगर निगम ने मास्क न लगाने वालों पर की चालानी कार्रवाई। धरने पर बैठे लोगों ने किया चक्का जाम और रीवा जोन IG की उमेश जोगा ने संभाली कमान। चंचल शेखर से रीवा 24 न्यूज़ में की चर्चा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।